और कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आ जाए तो पूछ लेना। तो एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं, इसमें सबसे पहली ग्लैंड जो होती है उसका नाम होता है सेमिनल वेसिकल। तो फर्स्ट ग्लैंड जो होती है एसेसरी ग्लैंड में, उसका नाम होता है सेमिनल वेसिकल। ठीक है। सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड होती है ये वेरियस सिक्रीशन सिक्रेट करती है, और सबसे ज्यादा सिक्रीशन सिक्रेट करने का जो पार्टिसिपेशन होता है वो किसका होता है, सेमिनल वेसिकल का होता है। सबसे पहली बात, जो सेमिनल सेमिनल वेसिकल होती है ये पेयर्ड होती है, तो ये होती है इट इज इन पेयर। ये जो ग्लैंड होती है ये पेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एक ये रही सेमिनल वेसिकल और एक ये रही सेमिनल वेसिकल, तो दिस ग्लैंड प्रेजेंट इन पेयर। नेक्स्ट, जो सेमिनल वेसिकल होती है ये किस लोकेशन पे प्रेजेंट होती है, तो किसी को याद है मैंने कौन से लोकेशन पे बताया था, इट इज प्रेजेंट एट इट इज प्रेजेंट एट एम्प्यूला। कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये, एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस। याद है, ऐसा कुछ बताया था मैंने लास्ट क्लास में, क्लास एंड करने से पहले। यस सर। ठीक है, तो एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस के पास प्रेजेंट होती है सेमिनल वेसिकल। एम्प्यूला मैंने किस पार्ट को कहा था, जो भी किसी भी पार्ट का स्वेलन पार्ट होगा, चौड़ा पार्ट होगा, उसे क्या कहा जाता है, एम्प्यूला कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो सिक्रीशन होती है उसे क्या कहा जाता है, तो जो सिक्रीशन होती है सेमिनल वेसिकल की, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। तो जो इसकी सिक्रीशन होती है इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, तो इससे निकलने वाले सिक्रीशन का नाम होता है सेमिनल फ्लूइड। कितना सेमिनल फ्लूइड बनाती है, जितनी भी ग्लैंड्स हैंगी, ये वाली ग्लैंड हो, चाहे सेमिनल वेसिकल, चाहे प्रोस्टेट हो, चाहे बल्बो यूरेथ्रल हो, तीनों से जो सिक्रीशन निकलता है उसे सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, तो इन ग्लैंड से जो निकलने वाला सिक्रीशन होता है उसे क्या कहा जाता है, सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है, चाहे वो तीनों में से कोई भी ग्लैंड रिलीज करे। अब होता ही है कि कौन सबसे ज्यादा सिक्रेट करती है, 100% अगर सिक्रीशन है उसमें सबसे ज्यादा सिक्रेट कौन करती है, तो ये सिक्रेट करती है सबसे ज्यादा सेमिनल फ्लूइड। तो कितना सिक्रेट करती है, इट सिक्रेट। तो सेमिनल फ्लूइड क्या होता है? सेमिनल फ्लूइड अभी बता रहा हूँ, उसके अंदर जो जो चीजें होंगी उससे समझ में आएगा। जैसे मैंने बोल दिया चाय, तो तुम बोलोगे चाय क्या होती है, तो मैं क्या बताऊँ, जिसमें दूध होता है, चाय पत्ती होती है, चीनी होती है, अदरक होती है। ठीक है, तो वो चाय होती है। सेम ऐसे तुम्हें इसकी भी कंस्टिट्यूएंट्स अभी लिखूंगा तो उससे पता चलेगा कि सेमिनल फ्लूइड क्या होता है। तभी कंस्टिट्यूएंट्स लिखने दो, उसके बाद पता चल जाएगा। तो ये कंसिस्ट करती है कितना, इट कंसिस्ट 60 to 75%। ठीक है, तो ये 60 से 75% क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ऑफ सीमेन। ठीक है, ऑफ क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीमेन। अब यहाँ पर एक और वर्ड आ गया। ठीक है, कि ये क्या होता है, सीमेन का कितना पार्ट कंस्टिट्यूट करती है, 60 से 75% या परसेंट। ठीक है, अब ये अपनी सिक्रेशन में क्या क्या रिलीज करती है वो समझ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों वर्ड्स को क्लियर करते हैं। तो ये क्या क्या सिक्रेट करती है, इट प्रोड्यूस नंबर 1 फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, व्हाट इज फिब्रिनोजन, क्या काम होता है फिब्रिनोजन का भाई, फिब्रिनोजन अल्कलाइन सिक्रीशन। व्हाट इज अल्कली, अल्कलाइन सिक्रीशन, व्हाट इज अल्कली, इतना तो पता होगा अल्कली क्या होता है। अल्कलाइन सिक्रीशन एंटी क्लॉटिंग, आंसर नहीं दिया अभी तो किसी ने, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन, बताओ जल्दी। दोनों का नहीं पता तुम्हें, फाइब्रिनोजन नहीं पता, चलो ठीक है मान सकते हैं। अल्कली भी नहीं पता, व्हाट इज अल्कली, वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज अल्कली। ठीक है, एंटी क्लोटिंग प्रोटीन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लास्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है भाई, अब जरा समझो क्या क्या यहाँ पर सिक्रेट हुआ। यहाँ पर सिक्रेट हुआ सबसे पहले फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन किस लिए होगा,
ये जितनी भी पाइप्स हैं इसके अंदर वेरियस चीजें सिक्रेट कर रही हैं। हो सकता है कि फ्लो की वजह से कहीं पे भी अंदर अंदरूनी चोट लग सके, ठीक है, इन डक्ट्स के अंदर कहीं पे भी क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। अब उस चोट को हील करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है सेमिनल फ्लूइड के अंदर, फिब्रिनोजन प्रोड्यूस होता है। तो फिब्रिनोजन किस लिए होता है, ताकि कोई चोट जो लगे उसको ठीक किया जा सके, मतलब क्लॉट बनवा के ठीक किया जा सके। तो ये किसके लिए होगा, हीलिंग के लिए। सेकंड इसके सिक्रीशन में होता है अल्कलाइन सिक्रीशन। जो हमारा यूरिन होता है वो एसिडिक होता है, हमारा यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है। अब हमारा यूरिन उसी पाइप्स में से जा रहा है जिस पाइप में से सीमेन जा रहा है, सॉरी जिस पाइप में से स्पर्म जा रहा है, सीमेन वर्ड अभी यूज नहीं कर रहा, जिस पाइप में से क्या जा रहा है, स्पर्म जा रहा है। अब इसी पाइप में से अगर यूरिन जा रहा है तो यूरिन क्या क्रिएट कर रहा है, एसिडिटी क्रिएट कर रहा है। इस एसिडिटी की वजह से अगर इसमें स्पर्म फ्लो होंगे तो स्पर्म की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है एसिडिटी की वजह से। तो स्पर्म की डेथ ना हो एसिडिटी की वजह से, तो यहाँ पर बेसिक सिटी प्रोवाइड करने के लिए ये जो ग्लैंड होती है सेमिनल फ्लूइड में क्या सिक्रेट करती है, अल्कलाइन सिक्रीशन। तो सेकंड चीज क्या होती है, अल्कलाइन सिक्रीशन। अल्कली किसे कहते हैं, बेस को। तो जब भी एक एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है सब्सटेंस, ठीक है। तो जो यूरिन का जो पाथवे होता है, यूरेथ्रा जो होता है, उसको न्यूट्रल, उस रास्ते को न्यूट्रल करने का काम कौन करेगा, अल्कलाइन सिक्रीशन करेगा। थर्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है एंटी क्लोटिंग प्रोटीन। एंटी क्लोटिंग प्रोटीन किसे कहा जाता है, जैसे मान लो जो हमारी जो डक्ट्स हैं, ठीक है, इन डक्ट्स के अंदर कोई जगह जो है, बीच में जो जगह है, यहाँ पर मान लो किसी और जगह से बह के आके कोई क्लॉट फंस गया। क्लॉट किसे कहते हैं, जब हमें चोट लग जाती है स्किन के ऊपर, तो स्किन के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा हार्ड सी एक लेयर जम जाती है, ठीक है। वो ब्लैक ब्लैक सी हार्ड सी लेयर जो होती है कुछ टाइम के बाद गिर जाती है, ठीक है। और गिर जाती है तो हमारी स्किन जो है वो हील होने लग जाती है, मतलब हमें दिखता है कि हमारी नई स्किन आनी शुरू हो गई। तो जब भी कभी चोट लगती है उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक क्या आ जाती है, कोटिंग आ जाती है। तो सेम ऐसी हमारी इंटरनल बॉडी में जब भी क्लॉट बनता है, तो जैसे मान लो कभी चोट लगी होगी, फिब्रिनोजन ने क्या बनवा दिया, यहाँ पर इसकी वॉल पे, डक्ट्स की वॉल पे क्लॉट बनवा दिया। अब ये क्लॉट क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद फॉल कर जाएगा। तो ये फॉल करके किस एरिया को ब्लॉक करेगा, ये फॉल करके इस एरिया को ब्लॉक करेगा जहाँ पे स्पर्म को फ्लो होना है। तो अगर ये एरिया ब्लॉक हो रहा होगा तो स्पर्म ठीक से आगे जा नहीं पा रहे होंगे। तो इसको ब्लॉक ना होने देने के लिए क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, जो इन पाइप के अंदर किसी क्लॉट को नहीं रहने देता। तो एक क्लॉट को क्या कर देगा, तोड़ देगा या ब्रस्ट कर देगा छोटे छोटे पार्ट्स में। तो एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन किन्हें कहा जाता है, एंटी मतलब जो ना बनने दें क्लोट्स को, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, एंटी क्लोटिंग प्रोटीन्स कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके सिक्रीशन में होता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये एक ऐसा हार्मोन है जो स्पर्म के साथ मिक्स होके चला जाता है कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो कॉमन सी बात है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर या वजाइना के अंदर क्या क्या जाएगा, स्पर्म जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात कौन जाएगा, स्पर्म जाएगा। स्पर्म के साथ ये सब भी मिक्स होकर जाएंगे। क्यों भाई, बाहर कोई फिल्टर थोड़ी लगा हुआ है यूरेथ्रा के अंदर कि सिर्फ स्पर्म आगे चला जाएगा, ये सब भी तो जाएंगे मिक्स होके, क्योंकि ये भी उसी पाइप के अंदर रिलीज हो रहे हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन स्पर्म के साथ जाता है मिक्स होके कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऑफ फीमेल यूट्रस या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन। इसका एंट्रेंस का क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे देख लेना, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट करवाता है। जब भी कहीं पे भी तुम्हें प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल पूछा जाएगा, ये जहां पे रिलीज होता होगा, इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन। इसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो स्पर्म के साथ मिक्स होकर जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर गया, तो यहाँ पर स्पर्म पड़े हुए हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जाके इसकी स्किन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसकी स्किन जो होगी फीमेल की, वो नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से स्पर्म जो होगा वो आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब ये स्पर्म के अंदर खुद मूवमेंट आने शुरू हो जाती है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म मूव करते हैं। बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि स्पर्म जो होते हैं ओनली मूव इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब जो अपनी मूवमेंट होती है वो कहाँ शो करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में शो करते हैं। उससे पहले स्पर्म मूवमेंट शो नहीं करते। उससे पहले जो ये आगे की तरफ आ रहे हैं, इस इन जो पाइप्स के अंदर आगे की तरफ फ्लो हो रहे हैं, किसकी हेल्प से हो रहे हैं, सीलिया की हेल्प से हो रहे हैं, ठीक है, विच आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जब स्पर्म इनिशियली जाके गिरता है, ठीक है, तो उस इनिशियली स्पर्म को थोड़ा सा मूव करवाने के लिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए कौन हेल्प करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना, जो मर्जी कर लेना, इसे याद रखना।
फिर इसके बाद स्पर्म अपनी मूवमेंट खुद शुरू कर देता है। तो दोनों जो मैंने पॉइंट बोले दोनों एंट्रेंस क्वेश्चन है कि स्पर्म मूवमेंट कहाँ शो करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, इसमें से कौन सा पॉइंट समझ में नहीं? अब यहाँ पे दो टर्म मैंने बोली, क्या? व्हाट इज सेमिनल फ्लूइड। तो इन सबको इकट्ठे एक साथ क्या कहा जाता है? सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, दिस ऑल टुगेदर आर कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। इसके अलावा भी अभी और भी चीजें होंगी जो बाकी ग्लैंड सिक्रेट करेंगी, उन सबको इकट्ठे क्या कहा जाता है? सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है। तो सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड इज नोन एज सेमिनल फ्लूइड। क्या बोला मैंने? सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स इज नोन एज सेमिनल फ्लूइड। ये बात क्लियर है? सेमिनल फ्लूइड किसे कहेंगे? जो एक्सेसरी ग्लैंड की सिक्रीशंस होंगी उन्हें क्या कहेंगे? हम सेमिनल फ्लूइड कहेंगे। अब यहाँ पर वर्ड आता है सीमन। व्हाट इज सीमन? सीमन क्या होता है? तो जो एक्सेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है प्लस स्पर्म जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, एक ही रास्ते के अंदर हैं दोनों के दोनों, तो दोनों के दोनों मिक्स हो जाते हैं। इन दोनों को मिक्स होके एक साथ क्या कहा जाता है? सीमन कहा जाता है। तो अगर कोई ये कहता है कि मेल के बॉडी से या मेल के पीनिस से बाहर क्या निकलता है, तो कोई अगर ये कहता है कि उसके पीनिस से क्या बाहर निकलता है? स्पर्म, तो वो स्टेटमेंट क्या है? गलत। नहीं, मेल के पीनिस से बाहर क्या निकलता है? सीमन। क्या बाहर निकलता है? सीमन। सीमन किसे कहा जाता है? जब ये एक्सेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन होती है और जो स्पर्म होते हैं, इन दोनों को इकट्ठे एक साथ क्या कहा जाता है? सीमन कहा जाता है। वर्ड क्लियर हुए? बताओ ये। यस सर सर। सेमिनल फ्लूइड प्लस हाँ स्पर्म इज इक्वल्स टू सीमन। हाँ, सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल फ्लूइड वो कौन किसका किसका? हर ग्लैंड का। हर ग्लैंड का, एक्सेसरी ग्लैंड की जितनी सिक्रीशन है, अभी जो बाकी ग्लैंड पढ़ेंगे, अभी मैंने इसलिए सीमन के बारे में लिखा नहीं क्योंकि लास्ट में लिखता हूँ मैं। तो एक्सेसरी ग्लैंड की जितनी सिक्रीशन होंगी, तीनों ग्लैंड की जो जो सिक्रीशन होगी प्लस स्पर्म, इन दोनों को इकट्ठे क्या कहा जाता है? सीमन कहा जाता है। ठीक है, तो बाहर जो निकलता है, रिलीज जो होता है बाहर, वो स्पर्म नहीं होता, वो क्या होता है? सीमन होता है। ठीक है, और सेमिनल फ्लूइड किसे कहा जाता है? एक्सेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन को सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। और पूछो भाई, क्वेश्चन कोई डाउट है तो? एक बच्चे ने और बोला था शायद कुछ। चलो, तो एक चीज और बताई थी मैंने सेमिनल वेसिकल के बारे में, ठीक है, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पर नहीं ऐड करा, मैं अलग से लिखवाऊंगा उसको। तो एक चीज मैंने और बताई थी सेमिनल वेसिकल के बारे में कि इसकी जो सिक्रीशन होती है उसके अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है फ्रक्टोस। ठीक है, तो देयर सिक्रीशन, जो इसकी सिक्रीशन होती है उसके अंदर एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है फ्रक्टोस। तो देयर सिक्रीशन कंटेन फ्रक्टोस, इसकी सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोस। और ये जो फ्रक्टोस होता है, ये फ्रक्टोस पहले रिलीज हो जाता है स्पर्म के रिलीज होने से पहले। वो तुम डायग्राम से लॉजिक समझ सकते हो कैसे। जो सेमिनल वेसिकल है वो नियर बाय प्रेजेंट है किसके? इजैकुलेटरी डक्ट के। और जो स्पर्म हैंगे वो प्रेजेंट है टेस्टिस में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। जब तक ये यहाँ तक आते हैं उससे पहले सेमिनल वेसिकल का फ्रक्टोस निकल जाता है बाहर, मतलब फ्रक्टोस रिलीज हो जाता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो एक रेप केस जो होते हैं, ठीक है, उस केस में किस चीज की प्रेजेंस को चेक किया जाता है? इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सिक्रीशन और प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोस देखा जाता है। तो ये जो फ्रक्टोस होता है ये क्या बताता है? इट इज कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कंफर्मेशन करता है फॉर रेप केस। ठीक है, तो इस फिनोमिना में इसका यूज होता है। अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स ये आती हैं, ये जो टेस्ट होता है ये करवाना होता है अराउंड 24 आवर से पहले। ठीक है, किसी ने वो काबिल मूवी देखी है? सुना तो होगा, जिसमें वो अंधा होता है, क्या नाम है, ऋतिक रोशन। यस सर। हाँ, तो उस काबिल मूवी में अगर तुम नोटिस कराओ तो उसकी वाइफ को और उसको ना क्या कर देते हैं, एक दिन के लिए गायब कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी को स्टोरी याद हो तो गायब इसी वजह से करते हैं ताकि वो जब 24 घंटे के बाद वापस आए तो टेस्ट जो है वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव ना आए। ठीक है, तो यही फिनोमिना जो था, इसी को गलत नकारने के लिए उनको गायब कर दिया गया था। सेकेंड जो ग्लैंड होती है सेसरी ग्लैंड, वो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये अनपेयर्ड होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये अनपेयर्ड होती है। ठीक है, मींस ये सिंगल होती है, डबल नहीं होती। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो तुम्हें यहाँ पर दिख रही है ये इस तरीके से एक ग्लैंड होती है। अगर तुम्हें देखने में क्या लग रहा है, देखने लग रहा है एक प्रोस्टेट ग्लैंड, दो प्रोस्टेट ग्लैंड,
सर 2 होती हैं, आप तो झूठ बोल रहे हो। नहीं, ये इस तरीके से होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है? ओनली 1। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो अनपेयर्ड होती है, और इसी की जो एनलार्जमेंट हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। तो मेल के केस में जो प्रोस्टेट में या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कैंसर होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है अनपेयर्ड होती है, और ये कितना सिक्रेट करती है सीमेन? तो कंसिस्ट इट कंसिस्ट 15 to 25% ऑफ सीमन। ठीक है, तो 15 से 25% सीमन जो है वो सीमन बनवाने में पार्टिसिपेट करने का काम किसका होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। इसकी जो सिक्रीशन होती है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? तो देयर फ्लूड एक्ट एज, इसका जो फ्लूड होता है वो एक्ट एज करता है एज लुब्रिकेशन। ठीक है, तो ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन 2 चीजों को कहा जा सकता है। ठीक है, लुब्रिकेशन 2 वर्ड्स के लिए कहा जा सकता है। क्या? एक तो लुब्रिकेशन होता है कि जो सीमेन है वो आराम से फ्लो हो सके, मतलब जो स्पर्म है वो आराम से आगे की तरफ फ्लो हो सके इन डक्ट्स के अंदर। दूसरा लुब्रिकेशन किसे कहा जाता है? दूसरा लुब्रिकेशन कहा जाता है कि जो मेल का सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है विच इज पीनिस, वो इजिली एंट्री ले सके इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, सेम लुब्रिकेशन फीमेल में भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मतलब ग्लैंड्स अलग होती हैं तो उसमें भी लुब्रिकेशन प्रोड्यूस होंगी फीमेल में भी, और वो किस लिए होंगी? फॉर इजिली एंट्री ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो देयर फ्लूइड एक्ट एज लुब्रिकेशन, तो इसका फ्लूइड एक्ट करेगा लुब्रिकेशन। अब कौन से लुब्रिकेशन के लिए काम करता है इसका फ्लूइड? फॉर पॉपुलेशन, फॉर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वर्ड मैंने पहले बताया था। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसे क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, एंट्री ऑफ मेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इनसाइड द फीमेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, उसमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इसी का तीसरा नाम होता है क्वाइटिस। ठीक है, तो जब भी तुम्हें 3 वर्ड सुनने को मिलेंगे कहीं पे, वर्टिस, क्वाइटिस, पॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो तुम्हें एक ही नाम समझना है। ठीक है, ये क्या करता है और अपनी सिक्रीशन में क्या रिलीज करता है? तो इट न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडियम ऑफ मेल यूरेथ्रा। ठीक है, तो मेल यूरिथ्रा के अंदर एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। आल्सो एंड फीमेल वजाइना, और फीमेल वजाइना में भी एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। तो ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक मीडियम ऑफ मेल यूरिथ्रा एंड फीमेल वजाइना। नेक्स्ट, जो इसके सिक्रीशन के बारे में मैंने स्पेशल पॉइंट बताया था जिसके ऊपर एंट्रेंस का क्वेश्चन बन जाता है, वो होता है इसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो जो स्पर्म होते हैं उसके अंदर जो मिल्कीनेस होती है और जो स्टिकीनेस होती है, तो स्पर्म जो होते हैं वो मिल्कीनेस होते हैं, वाइटिस होंगे एंड स्टिकी होते हैं। तो स्पर्म्स आर मिल्की एंड स्टिकी। ठीक है, तो स्टिकीनेस एंड मिल्कीनेस नेचर ऑफ स्पर्म या सीमेन, क्योंकि बाहर तो सीमेन ही आना है, तो ऑफ सीमेन इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होती है? इज ड्यू टू दिस ग्लैंड सिक्रीशन, इज ड्यू टू दिस ग्लैंड सिक्रीशन, इस ग्लैंड की सिक्रीशन की वजह से होता है। क्या होता है इसकी सिक्रीशन के अंदर? इसकी सिक्रीशन में होता है इट कंसिस्ट कैल्शियम। ठीक है, अपने सिक्रीशन में कंसिस्ट करती है कैल्शियम। ठीक है, और जो कैल्शियम होता है इसके साथ साथ एक सब्सटेंस और भी प्रेजेंट रहता है जिसे कहा जाता है सिट्रेट। ठीक है, तो मोस्टली जो स्टिकीनेस और मिल्कीनेस प्रोवाइड करने का काम करता है वो कौन करता है? कैल्शियम। तो तुम्हें कैल्शियम वर्ड ज्यादा देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में एज कंपेयर टू सिट्रेट। सिट्रेट नहीं देखने को मिलता।
तो यहाँ पर दो ग्लैंड्स हो गई कंप्लीट, जिसमें इंपॉर्टेंट बात क्या क्या थी, एक लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, दूसरा मिल्कीनेस स्टिकीनेस कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तीसरा फ्रक्टोज कहाँ से रिलीज होगा, ठीक है, तो ये सब चीजें, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या रोल होता है, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। थर्ड ग्लैंड जो होती है उसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है ये भी अनपेयर्ड होती है, ठीक है, ये भी कैसी होती है, अनपेयर्ड होती है। तो ग्लैंड के नंबर के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो किसके ऊपर आता है यूजुअली, वो आता है सेमिनल वेसिकल के, कि सेमिनल वेसिकल कितनी होती है, ठीक है। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है ये सिक्रेट करती है 5 to 10% ऑफ सीमेन, ठीक है, वो अलग बात है 100% से ज्यादा आ जाएगा, पर क्वांटिटी इन सबकी मिक्स होती है, मतलब एक्यूरेट मैथमेटिक्स नहीं बैठ सकते तुम यहाँ पे कि सर उन दोनों का जोड़ के तो 100 हो रहा था। तो ये क्या सिक्रेट करती है, इट सिक्रेट 5 to 10%, इट सिक्रेट 5 to 10% ऑफ सीमेन, तो सबसे ज्यादा कम पार्टिसिपेट करती है सीमेन में। इट हेल्प इन लुब्रिकेशन, इसका सबसे मेन फंक्शन होता है लुब्रिकेशन, इट हेल्प इन लुब्रिकेशन, जैसे ऊपर वाली लुब्रिकेशन में हेल्प कर रही थी तो ये भी लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, तो इट हेल्प इन लुब्रिकेशन। और it help in neutralizing the acidic medium, it help in neutralizing acidic medium। अगर तुम नोटिस करो ये दोनों पॉइंट सेम थे किसके अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के सेम दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए, पर प्रोस्टेट ग्लैंड में अलग क्या था, कैल्शियम वाला पॉइंट जो था वो अलग था, ठीक है। तो ये था अबाउट 3 एसेसरी ग्लैंड्स। इन तीनों एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड, और एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन भी कह सकते हैं, और एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन प्लस स्पर्म, इन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। तो स्पर्म और एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को एक साथ क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। इसमें कोई डाउट है, किसी को पूछना चाहे, कोई कोई चीज बात ना समझ में आई हो, किसी एंजाइम का फंक्शन ना समझ में आया हो, जैसे यहाँ पर वेरियस एंजाइम लिखे हैं, पूछो। हाँ भाई, बोल क्यों नहीं रहे हो ना क्लास में, कोई डाउट है, नहीं आना तो बता सकते हो। नो सर। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताओ, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल फेल्ड, रिकॉर्डिंग फेल्ड टू स्टार्ट, इट लोग प्रॉब्लम विद द ऑडियो सिस्टम, प्लीज प्लेइंग साउंड थ्रू द म्यूजिक ऑफ रिस्टार्टिंग योर डिवाइस। पता नहीं भाई, रिकॉर्डिंग रुक गई है क्या, नहीं चल रही है, पागल बना रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि फीमेल जो होती हैं उस फीमेल्स में क्या चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, मेनार्ज कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है, जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, ठीक है, वो क्लॉट क्यों नहीं करता। जब भी कोई ब्लड तुमने देखा होगा, जब भी हमारे ब्लड कट के निकलता है थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद जम जाता है, ठीक है, पर फीमेल जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं करता, जमता नहीं है। फीमेल मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है क्लॉट नहीं करता, ऐसा क्यों Anti-clotting protein. भाई? समझ गए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, जिसका नाम होता है फिब्रिनोलाइसिन। क्या नाम होता है, फिब्रिनोलाइसिन। तो फिब्रिनोलाइसिन मतलब जो फिब्रिनोजन को तोड़ दे उसे क्या कहेंगे, फिब्रिनोलाइसिन। तो फिब्रिनोलाइसिन नाम से एक प्रोटीन होता है इनसाइड द फीमेल मेंस्ट्रुअल ब्लड, और वो इस वजह से फीमेल जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसे क्या नहीं करने देता, क्लॉट नहीं करने देता, जमने नहीं देता। तो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो जमता नहीं है, ठीक है। चलो तो बढ़िया भाई, सही गैस करा तुमने, समझ गए तुम कहाँ से सर पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड इज सीमेन। क्या होता है सीमेन, तो सीमेन हेडिंग डालते हैं। सीमेन जो होता है ये किस किस चीज को कहा जाता है, तो सीमेन जो होता है वो कहा जाता है सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, secretion of accessory gland plus sperm
is together known as सीमेन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सीमेन। एक मेल इजैकुलेशन में अगर एक मेल की बॉडी से स्पर्म बाहर निकले तो कितना सीमेन निकलता है एक बार में? 3.5 ml ऑफ सीमेन पास आउट इन ईच इजैकुलेशन या पर इजैकुलेशन। तो 3.5 ml जो होता है वो सीमेन बाहर निकलता है मेल की बॉडी से। अभी जो 3.5 ml जो सीमेन होता है इसके अंदर कितने स्पर्म होते हैं? तो ये जो स्पर्म बाहर निकला सीमेन बाहर निकला है इसके अंदर स्पर्म कितने होते हैं? तो इसके अंदर होते हैं इट कंटेन 250 टू 300 मिलियन स्पर्म। ठीक है, तो 250 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं 3.5 ml ऑफ सीमन में। इसका दोनों का क्वेश्चन आता है, क्या एक इजैकुलेशन में कितना सीमन रिलीज होता है? तो एक इजैकुलेशन में सीमन रिलीज होता है 3.5 ml। तो इन वन इजैकुलेशन 3.5 ml ऑफ सीमन गेट रिलीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, इस एक इजैकुलेशन में 3.5 ml ऑफ इजैकुलेशन में कितने स्पर्म होते हैं? 250 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। अब अगर स्पर्म का काउंट कम हो जाए, कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो उस कंडीशन पे भी एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है। तो उस पॉइंट का नाम होता है ओलिगोस्पर्मिया। तो व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया? ओलिगो मतलब होता है कम या लेस, ठीक है, एंड स्पर्मिया मतलब होता है स्पर्म। तो जब लेस क्वांटिटी में स्पर्म होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ओलिगोस्पर्मिया। तो कितना लेस कब कहेंगे? इफ स्पर्म, अगर एक इजैकुलेशन के अंदर स्पर्म, इफ स्पर्म आर लेस देन इफ स्पर्म आर लेस देन 20 मिलियन, अगर स्पर्म का काउंट 20 मिलियन से कम हो जाए। ठीक है, अगर 20 मिलियन से कम हो जाए, 20 मिलियन मेरे हिसाब से 2 करोड़ होता है। ठीक है, तो अगर स्पर्म का काउंट 20 मिलियन से कम हो जाए तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और इस केस में जो पर्सन होता है वो इनफर्टाइल माना जाता है। मतलब इस केस में वो पर्सन जो होगा उसका जो स्पर्म रिलीज होंगे वो आगे चल के क्या नहीं कर सकते? जाइगोट फॉर्मेशन नहीं करवा सकते। मींस कहने का मतलब ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर बहुत ज्यादा स्पर्म जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो जो मैंने बताया था फैलोपियन ट्यूब होती है जहां पर एग आता है फर्टिलाइज होने के लिए, उस जगह तक सिर्फ कितने स्पर्म पहुंच पाते हैं? 100 स्पर्म पहुंच पाते हैं उस जगह तक। ठीक है, 250 से 300 मिलियन में से सिर्फ 100 स्पर्म पहुंच पाते हैं वहां तक, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर वेरियस चीजें होती हैं जो स्पर्म को क्या कर रही होती है? मार रही होती हैं। ठीक है, अब जो स्पर्म होते हैं उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो क्या होने चाहिए? कैरेक्टर ऑफ ए गुड स्पर्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गुड स्पर्म के क्या कैरेक्टर होने चाहिए? तो कैरेक्टर ऑफ गुड स्पर्म तो एक गुड स्पर्म के कैरेक्टर क्या होने चाहिए? तो 2 कैरेक्टर होते हैं स्पर्म के अंदर जो उसके अंदर गुड कैरेक्टर माने जाते हैं कि 60%, ठीक है, 60% ऑफ स्पर्म आर ऑफ गुड शेप एंड साइज। 60% स्पर्म के अंदर गुड शेप एंड साइज होना चाहिए। ठीक है, एंड 40% जो होना चाहिए गुड शेप एंड साइज तो ठीक है, पर उसके पास क्या होनी चाहिए? बहुत तगड़ी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसके पास स्पीड कम है तो उसको क्या करेंगे? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर वेरियस चीजें होती हैं जो स्पर्म को मार रही होती हैं वो उसको वहीं धर लेंगी, वो आगे नहीं जाने देंगी। तो 40% ऑफ स्पर्म रिक्वायर विग्रस मोटिलिटी। तो मोटिलिटी किसे कहा जाता है? मूवमेंट को। तो 40% ऑफ स्पर्म रिक्वायर विग्रस मोटिलिटी। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टर्स होंगे तब जाके स्पर्म को क्या कहा जाएगा? गुड स्पर्म कहा जाएगा। 60% उसकी गुड शेप एंड साइज होना चाहिए, 40% उसके अंदर क्या होनी चाहिए? विग्रस मोटिलिटी
होनी चाहिए, बहुत तगड़ी स्पीड उसके अंदर होनी चाहिए, तो उसे कहा जाएगा करेक्टर ऑफ ए गुड स्पर्म। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आता है क्या करेक्टर होता है गुड स्पर्म का। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने देखा एसेसरी ग्लैंड जिसमें आता है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, एम्प्यूला पे प्रेजेंट होती है वास डेफरेंस की, 60 to 75% सीमेन में कंट्रीब्यूट करती है, ये सब इसके सिक्रीशन होती है और फ्रक्टोसिस के अंदर से रिलीज होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो अनपेयर्ड होती है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, मिल्कीनेस स्टिकीनेस प्रोवाइड करती है सीमेन को। बल्बोरेटर ग्लैंड का काम होता है लुब्रिकेशन और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडियम। सीमेन जो होता है वो किसे कहा जाता है, सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड प्लस स्पर्म को एक साथ कहा जाता है सीमेन कहा जाता है। 3.5 ml ऑफ सीमेन जो होता है वो पास आउट होता है परिजैकुलेशन में, जिसमें 250 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। अगर स्पर्म का काउंट 20 मिलियन से कम हो जाए तो उसे कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिया डिजीज। ठीक है, और इस केस में पर्सन इनफर्टाइल हो जाता है, मतलब वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसके स्पर्म वहां तक उतने पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब उसका एक भी स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। करेक्टर क्या होते हैं गुड स्पर्म के, 60% ऑफ स्पर्म आर गुड शेप एंड साइज, 40% स्पर्म हैव विगरस मोटिलिटी। कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ सर। चलो ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चंस के आंसर बताओ भाई। फ्रक्टोज प्रेजेंट इन विच ग्लैंड, किस ग्लैंड के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, विच ग्लैंड सिक्रीशन कंटेन फ्रक्टोज, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, किस में होता है भाई? सेमिनल वेसिकल। वेसिकल में। सेकंड क्वेश्चन हैगा एम्पुला। कि, अरे क्वेश्चन तो लिखने दो, डायरेक्ट यही बोलने लिखने वाला था मैं। सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट एट, कहाँ प्रेजेंट होती है? एम्प्यूला पे। ठीक है, एम्पुला ऑफ वास डेफरेंस। वास डेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिल्कीनेस एंड स्टिकीनेस ऑफ स्पर्म इज ड्यू टू, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रीब्यूट इन सीमेन, कितना कंट्रीब्यूट करती है सीमेन में प्रोस्टेट ग्लैंड? 15 to 25%। ठीक है, तो बढ़िया, तो ये क्या आएंगे, क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसमें मैंने सिर्फ सीबीएसई के क्वेश्चन पूछे हैं तुमसे, अब कोई भी इसमें एंट्रेंस का क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि वो स्पेसिफाई में ऑलरेडी कर चुका हूँ कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या फंक्शन होता है, गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पर्म क्या होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम किसके ऊपर, तो यहाँ पर हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़ लिए, थर्ड स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इज सी, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया, तो मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया में टाइम लगेगा। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो होता है उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया मींस जो बाहर से देखने में पार्ट्स मिलते हैं हमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। तो जो मेल होते हैं, मेल के अंदर जो स्ट्रेट पार्ट होगा, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू से मिलके बना होगा, उसे क्या कहा जाएगा? पीनिस कहा जाएगा। तो जो इतना पार्ट होता है उसे कहा जाता है पीनिस। ठीक है, और इस पीनिस की जो टिप होती है, इस पीनिस की जो टिप होती है इसे कहा जाता है ग्लांस पीनिस। तो द टिप ऑफ पीनिस इज नोन एज ग्लांस पीनिस। तो इस हिस्से को कहा जाता है पीनिस के ग्लांस पीनिस। ठीक है, तो पीनिस कितने हिस्से को कहा जाता है? लोअर हिस्से को क्या कहा जाएगा? पीनिस। टिप से नीचे के हिस्से को क्या कहा जाएगा? पीनिस कहा जाएगा। पीनिस जो होता है वो किस चीज से मिलके बना हुआ होता है? वो मिलके बना हुआ होता है मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। तो इट इज मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कॉन्ट्रैक्टाइल किसे कहेंगे? जो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो जिसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, पीनिस जो होता है वो किससे बना होता है? स्पॉन्जी टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है, स्पॉन्जी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। और ये जो स्पॉन्जी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है इसके अंदर जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो ये कैसा हो जाता है? ये हो जाता है हार्ड। ठीक है, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की? जैसे जैसे इसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा ये कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से क्या होता है?
जो पीनिस होता है वो हार्ड हो जाता है। तो जो जो पिल्स आती हैं, ठीक है, पीनिस को हार्ड करने की जो पिल्स आती हैं, ठीक है, उन पिल्स के अंदर क्या होता है, वो पिल्स जो होती हैं वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती हैं इनसाइड द पेनिस, ठीक है। तो जो वेरियस पिल्स बोली जाती हैं मार्केट्स में, एड्स देखे होंगी, ताकत बढ़ाएं, फलाना करे, ढिकना करे, ठीक है, वो किस लिए होती हैं, वो होती हैं फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो इनसाइड द पेनिस, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका टिप होता है उसे ग्लांस पेनिस कहा जाता है। इस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है, जो फोल्डेबल होती है, ठीक है। तो इस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है और वो फोल्डेबल होती है, ठीक है। तो जो स्किन प्रेजेंट होती है ग्लांस पेनिस के ऊपर, उस स्किन का नाम होता है फोरे स्किन। दिस इज कॉल्ड फोरे स्किन। तो जो टिप ऑफ पीनिस होती है इसके ऊपर एक स्किन प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है फोरे स्किन। इस फोरे स्किन को रोल किया जाता है, ठीक है, बिफोर वियरिंग अ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो फोरे स्किन कहाँ प्रेजेंट होती है? एट द ग्लांस पीनिस। तो क्या क्या देखने को मिला एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर? एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर देखने को मिलता है सबसे पहले एक इरेक्टाइल कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। इरेक्टाइल या कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। इरेक्ट किसे कहते हैं? जो सीधा हो सके उसे क्या कहते हैं? इरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक इरेक्टाइल कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ने से हो जाता है हार्ड, जिसे कहते हैं पीनिस। इसकी जो टिप होती है उसे कहा जाता है ग्लांस पीनिस। इस ग्लांस पीनिस के ऊपर जो स्किन होती है उसे कहा जाता है फोरे स्किन, ठीक है। और इन केस ऑफ मॉमडन्स, जो जो यहाँ पर फॉरेस्ट स्किन होती है, यहाँ पर एक अटैचमेंट होती है फॉरेस्ट स्किन की, यहाँ पर एक अटैचमेंट होती है। इस अटैचमेंट को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है, ठीक है। और उसमें उसे क्या कहा जाता है? सलामी कहा जाता है इन केस ऑफ मॉमडन्स। तो मॉमडन्स के केस में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के अंदर जो फॉरेस्ट स्किन होती है, फॉरेस्ट स्किन की यहाँ पर एक अटैचमेंट होती है और इस अटैचमेंट को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, ठीक है। तो उसे वो सलामी कहते हैं। तो ये था अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर? सबसे पहले हमने एसेसरी डक्ट्स करी, एसेसरी ग्लैंड्स करी, देन हमने करा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में अभी तक कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है। तो अब यहाँ तक अगर सब समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं ऑफ फोर्थ टॉपिक विच इज टेस्टिस। तो ये था टॉपिक बी, ये था सी एंड डी आते हैं। हाँ बोलो भाई। सर मॉमडेंस के अंदर पोस्टिंग मतलब तो रीग्रोथ होती हो। क्या कह रहे हो? ठीक से बोलो यार, वर्डिंग। रीग्रोथ हो जाती होगी। रीग्रोथ? रीग्रोथ नहीं होती यार। देखो जो स्किन होती है ना, उसके बीच में ना अटैचमेंट होती है। ये एक स्किन है, ठीक है, और इस स्किन को अटैच करने के लिए यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू को पूरी तरीके से कट कर दिया जाता है। हाँ, हो सकता है बाद में वो कनेक्टिव टिश्यू जुड़ जाए, जैसे हमारी उंगली अगर हल्की सी कट जाती है तो दोबारा उस जगह पर रख दो, काफी टाइम तक तो जुड़ जाती है। सेम ऐसे यहाँ पर भी हीलिंग हो सकती है, पर जब वो चाइल्डहुड में रहते हैं तो उस टाइम पे ये जो हीलिंग होती है ये नहीं होती उस टाइम तक, ठीक है। तो खैर मुझे आगे की प्रोसेस तो नहीं पता है कि ये स्किन जुड़ पाती नहीं जुड़ पाती, पर मुझे इतना पता है कि यहाँ पर जो अटैचमेंट होती है उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ मॉमडेंस जैसे देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट डी पॉइंट पे आते हैं विच इज टेस्टिस। बोलो। सर ये मॉमडम होता क्या है? मुस्लिम को कहते हैं। ओके सर। ओके भाई, किसी को कोई डाउट हुआ करे ना तो पूछ लिया करो ऐसे। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि मेरे को दोनों वर्ड बोलने चाहिए, ठीक है। तो किसी को कोई ऐसे वर्ड ना समझ में आया तो पूछ लिया करो, शर्माए मत करो कि हमें नहीं पता, बाकी बच्चे तो बोल ही नहीं रहे। हो सकता है बाकियों को भी ना पता और वो इस वजह से ना बोल रहे हो, ठीक है। तो टेस्टिस जो होता है वो होता है लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसका ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर कि क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। अभी हम कट नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बाहरी स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। तो टेस्टिस जो होता है वो एक स्किन के अंदर होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो टेस्टिस इज प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक टेस्टिस हो गया और ये हो गया सेकंड टेस्टिस,
ई पाउच, ठीक है। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो टेस्टिस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। तो टेस्टिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है स्क्रोटम, ठीक है। तो स्क्रोटम इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस में हेल्प करेगा जिसका नाम होता है स्पर्म फॉर्मेशन। कैसे, अभी बताऊंगा। तो स्क्रोटम जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? टेस्टिस प्रेजेंट होगा इनसाइड द स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है ये क्या करता है? ये स्क्रोटम करता है टेम्परेचर प्रोवाइड। इट प्रोवाइड टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। तो ये कोल्डनेस प्रोवाइड कर रहा है या हॉटनेस प्रोवाइड कर रहा है? इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? कोल्डनेस प्रोवाइड कर रहा है टेस्टिस को या हॉटनेस प्रोवाइड कर रहा है? कोल्डनेस, ठीक है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 है तो ये कितना प्रोवाइड कर रहा है टेस्टिस को? अराउंड 34, ठीक है, या 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कोल्डनेस प्रोवाइड करता है। इस वजह से जो टेस्टिस होते हैं मोस्टली ब्लैक कलर के या ब्लैक कलर की स्किन होती है उसकी, बिकॉज ऑफ कोल्डनेस, ठीक है। वहां पर ज्यादा कोल्डनेस प्रेजेंट होती है ऑल टाइम, ठीक है। तो टेस्टिस की स्किन कैसी होती है? डार्क होती है, ब्लैक होती है। तो स्क्रोटम जो होते हैं ये क्या होती है? पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और इसका टेम्परेचर होता है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और जो ये स्क्रोटम होता है इस टेम्परेचर को क्यों प्रोवाइड करता है? दिस टेम्परेचर रिक्वायर, ठीक है, ये जो टेम्परेचर होता है रिक्वायर होता है लोअर देन बॉडी टेम्परेचर फॉर, किस प्रोसेस के लिए? फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, जिसे कहा जाता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो लोअर टेम्परेचर पे जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है, मतलब 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर पे जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो ज्यादा तेजी से हो पाती है। तो ये क्या करता है? टेम्परेचर लो प्रोवाइड करता है देन द बॉडी टेम्परेचर। ऐसा इसके पास क्या होता है जिसकी हेल्प से ये इतना लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर पाता है? तो ये जो पॉइंट लिख रहा हूँ स्पेशली सिर्फ एंट्रेंस के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है इसके पास? इट हैव, स्क्रोटम के पास क्या होता है? इट हैव 2 मसल्स, इसके पास 2 मसल्स होती हैं, और ये 2 मसल्स हेल्प करती हैं इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में। तो इट हैव 2 मसल्स विच आर क्रीमेस्टर मसल, which are क्रीमेस्टर मसल एंड डेस्टर मसल, ठीक है, क्रीमेस्टर एंड डेस्टर। इट हैव 2 मसल, क्रीमेस्टर एंड डेस्टर, ठीक है। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग टेम्परेचर। तो ये जो मसल्स होती हैं क्रीमेस्टर एंड डेस्टर मसल, ये हेल्प करती हैं किसमें? हेल्प टू मेंटेन दिस टेम्परेचर, ठीक है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये मसल्स मदद करती हैं, ठीक है। तो टेस्टिस प्रेजेंट होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में विच इज कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। तो पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ड्रॉ करते हैं जरा टेस्टिस। तो फर्स्ट टेस्टिस इधर एंड सेकंड टेस्टिस इधर, ठीक है। एक टेस्टिस जो होता है, मैंने यहाँ पर थोड़ा अगर तुम नोटिस कराओ, ये अगर यहाँ पर मैं एक लाइन खींचूं तो तुम नोटिस कर पाओगे एक टेस्टिस जो है वो नीचे है और एक टेस्टिस जो है वो ऊपर। तो ये जानबूझ के मैंने बराबर नहीं बनाए, ये मत समझना कि गलती से बन गए। ये जानबूझ ये इनके जो टेस्टिस होते हैं इसके अंदर एक टेस्टिस जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और एक टेस्टिस थोड़ा लोअर होता है। किस लिए होता है? तो ऊपर नीचे टेस्टिस जो होते हैं एक थोड़ा ऊपर होता है और एक थोड़ा नीचे होता है। ऐसे क्यों होता है? मान लो कोई इम्पैक्ट आके पड़ा, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा हाथ है, ठीक है, हाथ छोड़ो, एग्जांपल बकवास है हाथ वाला। इसका मतलब ये है कि अगर इम्पैक्ट आके पड़ेगा तो वो इम्पैक्ट डायरेक्टली या तो इस पे पड़ेगा या तो डायरेक्टली इस पे पड़ेगा, मतलब दोनों पे वो इम्पैक्ट एक साथ नहीं पड़ पाएगा, ठीक है। अगर कोई इम्पैक्ट, ये प्लेन चीज आके कोई टकरा रही है तो डायरेक्टली किस पे? दोनों पे नहीं टकराएगी, सबसे पहले वो एक पे टकराएगी फिर जाके दूसरे पे टकराएगी, जिससे वो इम्पैक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मींस एक टेस्टिस ऊपर चला जाएगा, एक टेस्टिस नीचे रह जाएगा, ठीक है। अगर कोई बाहर से टक्कर लगी तो उसकी वजह से, ठीक है, दोनों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों डैमेज नहीं होंगे। इस वजह से एक टेस्टिस जो होता है वो ऊपर होता है थोड़ा और एक टेस्टिस जो होता है वो नीचे होता है, ठीक है। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है? डिफरेंस देखने को मिलता है टेस्टिस की शेप में, ठीक है। तो एक लगेगा कि एक लार्ज है और एक थोड़ा स्मॉल है, ठीक है। ये किस वजह से होता है? टू प्रोटेक्ट टेस्टिस फ्रॉम एनी एक्सीडेंट, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद आती हैं इसकी लेयर्स के बारे में। तो टेस्टिस के अराउंड जो सबसे पहली लेयर थी उस लेयर का नाम होता है टूनिका अल्बगनिया, ठीक है। और ये जो टूनिका अल्बगनिया होती है टेस्टिस में, ये क्या बनवाने में हेल्प करती है, बताना जरा। क्लास स्टार्ट करते बताया था क्या बनवाने में हेल्प करती है ये जो टूनिका अल्बगनिया होती है ये अंदर की तरफ फोल्ड्स करती हैं और क्या बनाती है, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। क्या बनवाती है, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। इन फोल्ड्स को कहा जाता है सेप्टा, ठीक है, इन फोल्ड्स को कहा जाता है सेप्टा। और ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है लोब्स, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ फोल्ड करके क्या बनवाती है, कंपार्टमेंट्स क्रिएट करवाती है इनसाइड द टेस्टिस। तो जो ये सेकंड लेयर यहाँ पर बनाई गई है, इसका जो यहाँ पर फर्स्ट लेयर बनाई गई है टेस्टिस के अराउंड, इसका नाम होता है टूनिका अल्बगनिया। टूनिका अल्बगनिया। कौन कौन भगा क्लास में से, ये सब है अभी, एकदम गायब एज ऑलवेज, ठीक है। तो हाँ, तो टूनिका अल्बगनिया जो है वो कौन सी लेयर होती है, टेस्टिस के अराउंड लेयर होती है जो हेल्प करती है फॉर्मिंग द कंपार्टमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, इस टूनिका अल्बगनिया के अराउंड एक और लेयर थी, उसका नाम क्या था बताना। टूनिका वेजिनालिस। वजिनालिस, ठीक है। तो इस टूनिका अल्बगनिया के अराउंड एक लेयर और प्रेजेंट होती है और इस लेयर का नाम होता है टूनिका वजिनालिस, ठीक है। तो दिस लेयर इज नोन एज टूनिका वजिनालिस। अभी जो टूनिका वजिनालिस लेयर होती है ये हेल्प करती है इन प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है टूनिका वजिनालिस, ठीक है। और इसका काम होता है प्रोटेक्शन, इट हेल्प इन प्रोटेक्शन, ठीक है। तो वजिनालिस क्या करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। टूनिका वजिनालिस एक सिक्रीट करती है फ्लूइड, ठीक है। इट सिक्रीट अ फ्लूइड, इट सिक्रीट अ फ्लूइड कॉल्ड हाइड्रोसील, ठीक है। तो ये एक फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसका नाम होता है हाइड्रोसील, और ये हाइड्रोसील फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इट सिक्रीट अ फ्लूइड व्हिच इज हाइड्रोसील। तो ये जेली लाइक जो फील होती है टेस्टिस में वो क्या होता है, हाइड्रोसील होता है। और ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। शॉक एब्जॉर्प्शन मतलब टक्कर लगने के बाद उस टक्कर को मेंटेन करने के लिए, उस टक्कर से डैमेज ना हो तो उस टक्कर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, या हाइड्रोसील फ्लूइड करता है। तो जो हाइड्रोसील होता है वो क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग, ठीक है, टक्कर को एब्जॉर्ब करने वाला फ्लूइड होता है व्हिच इज हाइड्रोसील। मैं नहीं बना रहा स्टेट। सर ये बीमारी नहीं होती, क्या कह रहे हो, हाइड्रोसिल एक बीमारी नहीं है सर? हाइड्रोसिली नहीं भाई, बीमारी जब होगी जब ये ज्यादा सिक्रेट हो जाएगा, ठीक है। और वो ज्यादा कब होगा अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करेगा, शॉक एब्जॉर्प्शन में। किस में हेल्प करेगा, शॉक एब्जॉर्प्शन में। देखो होता क्या है, जो तुम बीमारी वाली बात कह रहे हो कैसे होती है, उस इसके बाद जो टॉपिक आता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे जो टेस्टिस होता है वो नॉर्मली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। कहाँ पे, टेस्टिस जो होता है स्क्रूटम में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे, ठीक है, जो 7th मंथ होता है, जब 7 मंथ होता है फीटल लाइफ का, ठीक है, एक चाइल्ड का जब 7 मंथ होता है, कहाँ पर, यूट्रस के अंदर, गर्भ के अंदर। तो उस टाइम पे एक पाइप होती है यहाँ पे जो कनेक्ट हो रही होती है किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर। इस पाइप का नाम क्या होता है, इस पाइप का नाम होता है इंग्यूनल कैनाल, ठीक है। दिस पाइप इज कॉल्ड इंग्यूनल कैनाल, दिस इज नोन एज इंग्यूनल कैनाल, ठीक है, इंग्यूनल कैनाल, कैनाल। अभी जो इंग्यूनल कैनाल होती है, ठीक है, इस कैनाल के थ्रू टेस्टिस जो होता है वो 7 मंथ में आता है, कहाँ पर, इनसाइड द स्क्रोटम। कहाँ आता है, स्क्रोटम के अंदर आता है। तो इंग्यूनल कैनाल किस लिए होती है, बाय विच टेस्टिस डिसेंड, डिसेंड का मतलब आना, ठीक है, बाय विच टेस्टिस डिसेंड, डिसेंड इन scrotum, by which testes descend in scrotum in 7th
मंथ, ये पूछा जाता है कौन से महीने में होता है, इन 7 मंथ ऑफ फीटल लाइफ, ठीक है। तो 7वें महीने की फीटल लाइफ के, ठीक है, फीटल मतलब गर्भ, ठीक है। तो जो गेस्टेशन पीरियड होता है जब बच्चा मदर के यूट्रस में होता है, तो 7 मंथ में क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो कहाँ पर आता है, स्क्रोटम के अंदर आता है। तो ये वो कैनाल होती है बाय विच टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रोटम इन 7 मंथ ऑफ फीटल लाइफ। अब होता क्या है, होता है जब टेस्टिस की बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही होती है, कैनाल तो अभी भी प्रेजेंट है, तो टेस्टिस की जब बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही होती है तो इस कैनाल के थ्रू वाटर जो होता है वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है टेस्टिस के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई अखाड़े में जाता है तो वो लंगोट पहनता है ताकि टेस्टिस की ज्यादा मूवमेंट ना हो। जब कोई दौड़ मारने जाते हैं रनर्स, तो उनको क्या कहा जाता है कि जो वी शेप वाली क्या नाम है ब्रीफ होती है लड़कों की, वो पहन के जाओ, ठीक है, बॉक्सर ना पहन के जाओ, ठीक है। क्योंकि ये जो इंगुनल कैनाल है यहाँ से क्या आ सकता है, इस इंगुनल कैनाल से आके वाटर भर सकता है कहाँ पर, इस टेस्टिस के अंदर। तो इस टेस्टिस क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे, टेस्टिस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएंगे, ठीक है। और इस इंगुनल कैनाल से कोई और बॉडी पार्ट भी आ सकता है यहाँ पर। जब भी कोई बॉडी पार्ट किसी और जगह से निकल के किसी और की जगह में घुस जाए, कोई और बॉडी पार्ट अपनी जगह से निकल के किसी और की जगह में घुस जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, हर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर्निया कहा जाता है। तो यहाँ पर हर्निया भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने 2 कंडीशन बताई, यहाँ पर वाटर आके इकट्ठा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस हो जाता है, तो वाटर को इंजेक्शन से निकालना पड़ता है। सेकंड, जो इंगुनल कैनाल हो सकती है, इस इंगुनल कैनाल से कोई और ऑर्गन का कोई भी हिस्सा वो यहाँ आके घुस सकता है, ठीक है, अगर इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई, अगर ये बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई तो उसे क्या कहते हैं, हर्निया। तो हर्निया किसी भी पार्ट में हो सकती है, जहां पर भी कोई ऑर्गन अपनी जगह छोड़ के दूसरे की जगह में घुस रहा होगा, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हर्निया कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? किसी ने डाउट पूछा था ये हाइड्रोसील से रिलेटेड? आदित्य ने पूछा था ना शायद, अतर ने? ठीक है भाई। चलो, तो ये टेस्टिस के बारे में था कि टेस्टिस जो होते हैं इसके ऊपर जो सबसे इसका जो पाउच होता है उसे स्क्रोटम कहा जाता है, जो 2 to 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसके पास 2 मसल होती है, क्रीमेस्टर, डेस्टेटर, ठीक है, जो हेल्प करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने में, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में, ठीक है। टेस्टिस के अराउंड जो लेयर होती है उसे कहा जाता है टूनिका अल्बा, जो कंपार्टमेंट बनवाने में हेल्प करती है, जिन्हें हम सेप्टा कहते हैं, और लोब्यूल्स उन कंपार्टमेंट्स को कहा जाता है। जो इसके अराउंड सेकंड लेयर होती है उसे कहा जाता है वजिनैलिस, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, फ्लूइड रिलीज करती है, जिसे कहते हैं हाइड्रोसिल, जो शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। एक इंगुनल कैनाल होती है जिसके थ्रू टेस्टिस जो होता है वो आता है 7वें महीने में स्क्रोटम के अंदर। तो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस कब आता है, 7वें महीने। हाँ, इससे रिलेटेड एक कंडीशन और बता दे, तो मान लो किसी बच्चे के अंदर स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं है, क्या कह रहे हो, बोलो, दोबारा बोलो। सर कहाँ से आता है? कहाँ से आता है, एब्डोमेन से, पेट में बनता है, पेट में। कहाँ बनता है, पेट में, ठीक है। बच्चे का कहाँ बनता है टेस्टिस, पेट में, ठीक है। जो वेरियस एम्ब्रियो की सेल्स होती हैं वो सबसे पहले टेस्टिस को कहाँ बनाती हैं, स्टमक में, एब्डोमेन में। एब्डोमेन से मूव करके कहाँ आता है ये, स्क्रोटम में। एब्डोमेन से मूव करके कहाँ आता है, स्क्रोटम में, ठीक सर है। फिर ये जब ये, बंद हो जाता है? क्या कह रहे हो, सर फिर बंद हो जाता है? हाँ, ये नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, पर गायब नहीं होता, पड़ा रहता है यहाँ पे, पतला हो जाता है पर गायब नहीं होता, कैनाल रहता है यहाँ पे, ठीक है। सर तो फिर इंगुनल, और भी बनते रहते हैं? नहीं नहीं यार, 2 ही टेस्टिस बनते हैं, अब नॉर्मेलिटी थोड़ी है, डिजीज होगी कोई तब हो सकता है, बाकी नॉर्मली 2 नहीं ही होते हैं, ठीक है। नहीं हाँ, नहीं सर, मतलब कैनाल के ऊपर, मतलब फिर नैरो हो जाता है, फिर आ नहीं पाता वो सर, वैसा कुछ। तो ये कैनाल किस लिए, कैनाल इसलिए ताकि टेस्टिस आ सके, तो ये कैनाल प्रेजेंट रहती है पर बहुत पतली रहती है, ठीक है। और इसके अराउंड बाकी ऑर्गन्स होते हैं जो प्रेजेंट होता है। हमारे हर ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन के आसपास ही प्रेजेंट है, ठीक है। हमारा हर ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन के आसपास ही प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गन को अलग अलग कर रखा है बॉडी के अंदर, कुछ लेयर्स हैं जिन्होंने हर ऑर्गन को डिफरेंस कर रखा है। पर जब ये लेयर रप्चर कर जाती हैं और एक ऑर्गन अपनी जगह से निकल के दूसरे की जगह में घुस जाता है तो उसे हर्निया कहा जाता है, ठीक है। तो ये पाइप यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। एक चीज मैं बता रहा था यहाँ पे, मैं ये बता रहा था, जैसे मान लो किसी बच्चे के अंदर ये टेस्टिस डेवलप नहीं कर पाया, ठीक है, टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाया, ठीक है, तो उस केस में उस बच्चे के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं होते, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, स्पर्म जो होते हैं उस बच्चे के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। तो उस केस में उस बच्चे को हम ट्रांसजेंडर कहने लग जाते हैं, उसके डेवलपमेंट नहीं हो पाते कैरेक्टर्स, तो उस केस में बच्चों कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर कोई अलग से ह्यूमन पैदा नहीं करता, हम नॉर्मल ह्यूमन से ट्रांसजेंडर को पैदा करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर कोई अलग से ह्यूमन नहीं होता, वो हम ही बर्थ करते हैं। बस प्रॉब्लम क्या होती है उसके अंदर, प्रॉब्लम ये होती है कि 7th मंथ में टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड नहीं कर पाता, फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डेवलप
नहीं कर पाते। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? हाँ तो कोई डाउट है? सर नो हाँ बोलो भाई। सर आपने कहा था कि जैसे पोजीशन मतलब सेम नहीं होती, पोजीशन एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो मतलब एक टेस्टिस पे बंदा सरवाइव कर लेगा मतलब? एक टेस्टिस में हाँ बिल्कुल कर सकता है, थोड़ा स्पर्म काउंट कम होगा, हार्मोन्स थोड़े कम होंगे, पर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मेरे क्लास में एक लड़का था, वो बाइक की जो टंकी होती है, जैसे तुमने यामाहा की बाइक देखी होंगी, उसकी टंकी जो होती है ना डायरेक्ट टेस्टिस पे प्रेस होती है। ठीक है, किसी ने फील करी हो अगर रेसिंग बाइक चलाई हो, तो अगर चलाई हो तो बताओ यस नो में कि ऐसा कभी फील करा नहीं करा। ठीक है, केटीएम पे होता है। हाँ हाँ, तो जो भी रेसिंग बाइक होती है ना वो डायरेक्ट टेस्टिस पे प्रेस हो रही होती है, तो उसका वो जाके खंबे से लड़ गया था। ठीक है, खंबे से लड़ा तो उसके टेस्टिस जो था एक ब्रस्ट कर गया था, फूट गया था। ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है वो, पर जिंदा है। ठीक है, एक टेस्टिस से, पर उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, स्पर्म स्पर्म कम प्रोड्यूस होते हैं उसके। ठीक है, ओके सर। सर अगर बोलो। इंफिनल कैनाल से एक आ जाए और फिर भी वो ट्रांसजेंडर हुआ, है एक आ जाए तो ट्रांसजेंडर नहीं होगा भाई, एक तो है ना उसके अंदर, एक से तो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है ना वो। जब ये आए ही ना, मतलब 7 मंथ की लाइफ में आए ही ना टेस्टिस, स्क्रोटम में आए ही ना, टेस्टिस ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में कहेंगे ट्रांसजेंडर कहेंगे उस बच्चे, क्योंकि उसके पास टेस्टिस नहीं है, तो स्पर्म नहीं होंगे, हार्मोन नहीं होंगे। ठीक है, और पीनिस का साइज भी बहुत छोटा रहेगा। ये नहीं होता कि ट्रांसजेंडर पीनिस नहीं होता, होता है बहुत छोटा। ठीक है, बहुत स्मॉल। तो ये केस हमें देखने को मिलता है ट्रांसजेंडर केस में, टेस्टिस डिसेंड नहीं करता 7 मंथ ऑफ फीटल लाइफ में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है और कोई पूछना है चीज, या क्लास एंड करूँ? नो सर। चलो ठीक है, मुझे लगता है जितना मैं तुम्हें नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ उतना तुम्हारे और क्वेश्चंस खुलते रहते हैं। चलो अच्छा है, मजा आता है सुन के कि तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।